पत्रिका देश हरियाणा के आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे माता सावित्रीबाई फुले के कुछ चुनिंदा पत्रों और भाषणों के ऊपर। ये तो हम सभी जानते हैं कि माता सावित्रीबाई फुले देश की पहली महिला शिक्षिका और कवित्री थी, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि वे एक महान समाज सुधारक और दार्शनिक भी थी। उन्होंने न केवल आधुनिक महिलाओं के लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, बल्कि समाज को सुधारने के लिए बहुत सारे काम किए हैं जिनकी चर्चा कभी नहीं हुई। उनके लिखे गए भाषणों की भी चर्चा कभी नहीं हुई, जबकि माता सावित्रीबाई फुले के पीछे जितनी भी महिलाओं ने शिक्षा ग्रहण करी उनके बारे में हम जानते हैं। उनकी कहानियों, किस्सों, कविताओं का हम लगातार पाठन करते हैं, उन्हें रटते हैं। उन्होंने क्या क्या लिखा है ये सब हम जानते हैं। चाहे सरोजिनी नायडू हो, चाहे मनु भंडारी हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, चाहे सुभद्रा कुमारी चौहान हो, इन सब के लेखन से हम परिचित हैं। लेकिन क्या वजह है कि माता सावित्रीबाई फुले के लेखन से हम परिचित नहीं हैं? उनके ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं होती। यहां तक कि जब हम दलितों के उत्थान के जो समाज सुधारक थे उनके ऊपर चर्चा करते हैं, उसमें भी सावित्रीबाई फुले का नाम नदारद होता है। इसे मैं सामाजिक बेईमानी का दर्जा दूंगी। माता सावित्रीबाई फुले के भाषणों को सुनकर आपको लगेगा कि उनकी सोच से उनकी एजुकेटेड होने का रिफ्लेक्शन आपको उसमें मिलेगा, और साथ ही ये भी आप सोचने पे मजबूर होंगे कि एक शिक्षक का काम समाज के प्रति क्या होना चाहिए, इसका भी एग्जाम्पल वो सेट करती हैं। उनकी जो सोच अपने समय से इतनी आगे थी, हम आज भी उस सोच को मैच नहीं कर पाए हैं। ये पढ़कर मैं हैरान हूं। तो चलिए मेरे साथ भाषणों की तरफ चलते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। सावित्रीबाई फुले के भाषण के तहत पहला भाषण है जिसका टॉपिक है उद्योग। उद्योग सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में जो ख्याल आता है वो इंडस्ट्रीज को लेकर आता है। इस भाषण में उन्होंने इंडस्ट्रीज के बारे में भी बात करी है और साथ ही अपने देश का कंपैरिजन यूरोपियन इंडस्ट्रीज से भी किया है। लेकिन दरअसल ये भाषण जो है असल में एक कटाक्ष है उन लोगों के ऊपर जो भाग्यवादी हैं और ईश्वरवादी हैं। तो चलिए भाषण की तरफ बढ़ते हैं। उद्योग का अर्थ है हमेशा मेहनत करने का यत्न करना। इसके अंतर्गत विद्या प्राप्त करना, फसल उगाना, व्यापार धंधा करना, जिससे अपनी जीविका चले और दूसरों की जीविका में सहायक हो। सीधी सपाट सी बात वह कह रहे हैं कि उद्योग धंधों का मतलब होता है इंडस्ट्रीज सेटअप करना, और इंडस्ट्रीज के सेटअप होने से बहुत सारे लोगों को उसमें रोजगार के अवसर मिलते हैं। वो अलग बात है कि अब सरकार नहीं दे रही है। समस्त मनुष्यों के सुख के लिए उद्योग धंधे इसमें आते हैं, जिससे मनुष्य को मानसिक संतुष्टि मिलती है। पैसा मनुष्य के सुख में वृद्धि करने का एक प्रमुख साधन है और इसकी जरूरत सभी मनुष्यों को पड़ती है। वे बात मानती है कि पैसे के बिना सामाजिक उत्थान भी नहीं हो सकता, मनुष्य का अपना भी उत्थान नहीं हो सकता। सभी जानते हैं कि इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आलसी मनुष्य ही सोच सकता है कि खाट पर पड़े पड़े ही ईश्वर दे दे, बिना कुछ किए ही, या पेड़ के नीचे लेटे हुए के हाथों के निकट पड़े हुए जामुन उठकर कोई मुंह में डाल दे। दिन भर अनथक मेहनत करना मनुष्य का परम धर्म है और यही मनुष्य का सच्चा हितैषी मित्र है। सब इस बात की गांठ बांध लो कि दुनिया में इसके सिवाय हमारा कल्याण करने वाला कोई मित्र नहीं है। तो सीधी सी बात वो अगेन कह रही हैं कि मेहनत करने से ही सब कुछ मिलेगा। हाथ पे हाथ धरे रहकर या भाग्यवादी होने से आप लगातार आपकी हालत नीचे ही गिरती जाएगी। आगे जो वे लिख रही हैं अब वो बहुत इंटरेस्टिंग है, उसे ध्यान से सुनिएगा। और खासकर घर की महिलाओं को इन सब बातों को जरूर सुनाइएगा कि किसी महिला की इतनी ऊंची सोच भी हो सकती है धर्म और पाखंड को लेकर। यह मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि यही मित्र हमारी जीविका कमाने और हमारे सुखों की बढ़ोतरी करने के लिए उस पर यकीन करें तो ये हमेशा हमारे लिए उपयोगी है। बहुत लोग ऐसा समझते हैं कि भगवान एक काल्पनिक सहायता करता है, परंतु ये सहायता करता सत्य नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं है।
वह मनुष्य और मेहनत में भेदभाव करके उनमें शत्रुता पैदा करता है, मनुष्य को आलसी बनाता है। खुद के अच्छे बुरे कार्यों से मनुष्य की परिस्थितियां बनती हैं, उसी से सुख दुख प्राप्त होते हैं। तो बहुत अच्छी बात वे कह रहे हैं कि ईश्वर जो है वो एक कल्पना है। सारी मेहनत मनुष्य खुद करता है, इंसान खुद करता है, और सारा क्रेडिट जो है वो एक इमेजिनेशन को दे देता है, जिसे वे भी सही नहीं ठहरा रही हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि अपने घर की महिलाओं को जरूर सुनाइए भाषण। आगे वे लिखती हैं, इस भाग्य की कल्पना के अनुसार महार, मांग, कुणबी, मराठा इन सभी जातियों के लोग निम्न ठहराए गए। हजारों वर्षों से निम्न ही रहे। ज्ञानवान और धनवान लोगों के भगवान को ये खुश नहीं कर सकते, लोगों के पूर्व संचित कर्मों में हस्तक्षेप भी नहीं कर सकते। उसे दुखी के जीवन में हस्तक्षेप करने में दिक्कत होती है। इस कारण शूद्र अतिशूद्र लोगों द्वारा पूर्व संचित कर्मों का फल समझकर पशुओं से भी बदतर जीवन जीते हैं संसार में वे। इसीलिए आए हैं कि ऐसा मानकर वे जी रहे हैं। वे भूल गए हैं कि वे इंसान हैं, इसलिए पशुओं की तरह गुलामी करते हुए मेहनत करते हैं। तो बहुत करारा व्यंग्य कर रही हैं ये कहते हुए कि धनवान लोगों के और जो ज्ञानवान लोग हैं, पढ़ाई लिखाई को जिन्होंने अपनी बपौती बना रखा था, धन भी उन्हीं के पास है, और उनके जो भगवान हैं उन्हें हम कभी खुश नहीं कर सकते। ये हमेशा हम पे भारी ही रहेंगे, और भगवान भी मनुष्य देखकर, जाति देखकर ही उसका सहयोग करता है। इस बात पर वह कटाक्ष कर रही हैं स्पष्ट तौर पर, कहते हुए कि उसे दुखी जीवन में हस्तक्षेप करने में दिक्कत होती है। भगवान भी सिर्फ सुखियों का ही साथ देता है। इससे पता चलता है कि हमारे लिए भगवान के होने या न होने का कोई औचित्य नहीं है। उसकी परिश्रम में ज्ञान है नहीं है, पशुओं की तरह मेहनत है, इसलिए वे उसके सिर्फ जिंदा रहने में सहायक है। अतः उद्योग दो तरह के होते हैं। तो अब वे बता रहे हैं कि शूद्र अतिशूद्र लोग मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन उतनी मेहनत जो है एक बैल भी करता है खेती करते समय। तो वो एक बहुत अच्छी कंपैरिजन कर रही हैं कि पशुओं से ही आपकी तुलना हमेशा होती रहेगी, आपसे काम लिया जाता रहेगा, लेकिन आपके उत्थान की बात कभी नहीं होगी। तो इस चीज को वो मेंशन कर रही हैं यहां पर कि आपकी सारी मेहनत एक जानवर की मेहनत जितनी ही है। यदि एक किसान किसानी कर रहा है और वो मेहनत तो बहुत ज्यादा कर रहा है, लेकिन यदि नए नए तरीके उसको नहीं पता हो खेती करने के, तो उसकी सारी मेहनत जाया चली जाएगी और उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। इसलिए विज्ञान और उद्योग बहुत जरूरी हैं। अतः उद्योग दो तरह के होते हैं, एक सोच विचार से किया हुआ उद्योग और दूसरा बिना सोचे विचारे किया गया उद्योग। सोच विचार से किया गया उद्योग जो मंदिरों और मठों के जरिए चलते हैं, और बिना सोच विचार का किया हुआ उद्योग आपको जानवरों के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। अध्ययन करना भी एक उद्योग है। इसमें आंख, कान और बुद्धि इन इंद्रियों की जरूरत पड़ती है। माई इस गरीब को टुकड़ा दे दे, ऐसा चिल्लाकर भीख मांगना भी एक उद्योग है, परंतु ये विचारहीन उद्योग माना गया है। इससे पता चलता है कि उन्होंने स्मृतियां जरूर पढ़ी होंगी जिसके बिहाफ पर वो ये बात कह रही हैं। हाथ पैर चिल्लाकर भीख मांगना भी एक उद्योग है, परंतु ये विचारहीन उद्योग माना गया है। हाथ पैर से किए जाने वाले उद्योग में बुद्धि की मदद की जरूरत होती है। मनुष्य मानसिक और शारीरिक श्रम से उत्तम परिणाम प्राप्त करना चाहता है। ये विचार करते हुए बुद्धि थक कर फिरकी की तरह घूमने लगती है। अब उसके आगे वो एग्जाम्पल दे रही हैं। यूरोप के लोगों ने उद्योग करके घड़ियां, दूरबीन, स्टीमर, भाप चलित रेलगाड़ी, कारखाने, चारों तरफ उद्योग शुरू किए। उनके ये उद्योग उनकी अद्भुत बौद्धिक शक्ति का नतीजा हैं। इनका उपयोग इंसानियत बढ़ाने की दिशा में हो, परंपरागत रूप से अज्ञान के अंधेरे में भटकने वाले शूद्रों अतिशूद्रों के उद्योगों में प्रवृत्त करने से होगा। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए।
तो बता रहे हैं कि इंडस्ट्रीज का सेटअप क्यों होना चाहिए और सबको रोजगार के अवसर क्यों मिलने चाहिए। रोजगार का अवसर जब हमारे पास होता है तो वो सीधा जो है हमारी सामाजिक स्थिति यानी कि जो सोशल कंडीशन है उसमें इजाफा करता है, उसको बढ़ाता है। इसीलिए उद्योग धंधे होने चाहिए। शायद इसीलिए सरकार सब कुछ प्राइवेट करके सब कुछ चौपट करने पे तुली हुई है कि ना अवसर होंगे और ना ही आप अपनी स्थितियों में बदलाव कर सकेंगे। तो इन सभी भाषणों को यदि आप आज के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आएंगे और ऐसा नहीं लगेगा कि ये 150-200 साल पहले लिखे गए भाषण हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आज की परिस्थितियों को देखकर लिखा गया भाषण है। यूरोपियन लोग देवताओं पर विश्वास रखने वाले होते तो वह इस तरह अद्भुत कार्य न कर पाते। उन्होंने वैज्ञानिक सोच अपनाई, ईश्वरीयवादी होने के अलावा की बजाय। उनके उद्योगों में समय का बड़ा महत्व है। वे कोई काम फटाफट करते हैं, अपने जीवन में एक एक पल का हिसाब रखते हैं। अंग्रेज लोग भी पहले जंगली ही थे, परंतु रोमनों की संगति में वे उद्योगी बने। इससे उनका देश उद्योगों का भंडार बन गया। उन लोगों की प्रगति के कदम आगे ही आगे बढ़ते गए। वे विद्या, कला और उद्योग धंधों में अग्रणी हो गए। हमारे देश में थोड़े से अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए थे। अब एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जिसे हम झुठला नहीं सकते। और उन्होंने एक बड़े भारी राज्य की स्थापना कर ली। यदि अंग्रेज भी यहाँ के ये सोचते कि थोड़ा सा हमें व्यापार का मौका मिल गया है, अब भगवान की मर्जी होगी तो व्यापार आगे बढ़ेगा, नहीं होगी तो नहीं बढ़ेगा, तो वो इतना बड़ा अंपायर स्टैब्लिश नहीं कर सकते थे। वो भाग्यवादी नहीं थे, वो कर्मठ थे। दैव और नियति पर विश्वास रखने वाले लोग आलसी और भिखारी होते हैं और उनका देश हमेशा दूसरों की गुलामी में रहता है। ये उनके दृढ़ उद्योगी होने और बौद्धिक शक्ति का चमत्कार है। इसका भाग्य से कोई संबंध नहीं है। इसका स्पष्ट उदाहरण तो हमारा हिंदुस्तान ही है। तो कहां हम अपने देश को विश्व गुरु बनाने का सपना देखने वाली सरकार है, लेकिन कितने उद्योग धंधे इस सरकार ने लगाए हैं, खाली इसकी सोशल ऑडिटिंग कर लीजिए। यही सवाल सरकार से पूछ लीजिए तो राजद्रोह हो जाएगा, देशद्रोह की कैटेगरी में आप रख दिए जाएंगे। बल्कि जो पुरानी सरकारों ने उद्योग धंधे लगा रखे थे उनका भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तेजी से ये प्रक्रिया चल रही है और सब कुछ प्राइवेट कर दिया जा रहा है। और उसमें क्या होने वाला है अब आप लोग समझ लीजिए। यूरोपियन लोग कहते हैं कि 2000 वर्ष पहले इस देश में ने बहुत प्रगति की थी। यहाँ के लोग उद्यमी और ज्ञानी थे, परंतु ईरानी, हूण, तातार लोगों जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य थे और उन्होंने ही यहाँ की प्रगति का विनाश किया है। तो इससे पता चलता है कि माता सावित्रीबाई फुले भी महात्मा फुले की तरह बहुत ज्यादा पढ़ती लिखती रही होंगी। तरह तरह की पुस्तकें उन्होंने पढ़ी होंगी और यहाँ पर उन्होंने यूरोपियन लोगों का हवाला दिया है, भारतीय लोगों का नहीं, किसी भारतीय पुस्तक का हवाला नहीं दिया है। यहाँ के लोगों को शूद्र अतिशूद्र बनाया, उनके देवी देवताओं के झमेले में फंसा दिया और भाग्य के भरोसे रहना सिखाया। इन द्विजों के आने से यहाँ के लोगों का अधोपतन हुआ, वे पशु तुल्य बन गए। लेकिन अंग्रेजों के आगमन से यहाँ के शूद्रों अतिशूद्रों ने धीरे धीरे शिक्षा की चसक लगी। इस कारण धीरे धीरे उनके कदम उद्योगों की ओर उठे। इससे हम सारे शूद्र अतिशूद्र लोग पशु जीवन से सच्चे इंसानी जीवन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि यदि कि जातिवाद नहीं था, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। अम्बेडकर नामा के मंच से आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं। तो उनके लिए मैं बता दूं कि शूद्रों अतिशूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार सवर्ण लोगों ने नहीं दिया था, अंग्रेजी हुकूमत ने, अंग्रेजी सरकार ने दिया था। इसीलिए वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। उद्योगी मनुष्य अपना सुख बढ़ाते हुए दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत आलसी मनुष्य सदा दुखी रहता है और लोगों के सुखों को नष्ट करने का कार्य करता है। एक लाइन मिस हो गई है, वो मैं पढ़ देती हूं। उद्योग ज्ञान स्वरूप है और आलस्य भाग्य का साथी है। उद्योगी मनुष्य अपना सुख बढ़ाते हुए दूसरों को सुखी करने का प्रयत्न करता है। इसके विपरीत आलसी मनुष्य सदा दुखी रहता है और लोगों के सुखों को नष्ट करने का कार्य करता है। आलस दरिद्रता का लक्षण है, ज्ञान धन और सम्मान का शत्रु है। आलसी मनुष्य को ये तीनों कभी हासिल नहीं होते।
इस प्रकार इतनी हानि होती है, इससे मानवता भी दूर हो जाती है। तो यदि आपको भगत सिंह का लेख याद हो, मैं नास्तिक क्यों हूं, उसमें भगत सिंह ने भी इसी तरह की चर्चा अपने लेख में की है कि भाग्यवादी मनुष्य हमेशा रोता रहता है और कभी तरक्की नहीं कर सकता, बल्कि दूसरे की तरक्की से उसको हमेशा चिढ़ मचती है। इसलिए उद्योग करते रहना ही मनुष्य का प्राथमिक काम है। मैं निश्चय पूर्वक कह सकती हूं कि वह उसी से सुखी हो सकता है। यह अच्छी बात है कि अंग्रेज सरकार शूद्रों और अति शूद्रों को ज्ञान देकर उद्योगी बनाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हमें सरकार का आभार मानना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए, इसका मैंने सरकार को प्रस्ताव दिया है। सरकार को प्रस्ताव देना समझते हैं कितनी बड़ी बात होती है। और वे न केवल एक सुधारक और शिक्षिका के रूप में जानी जाती थी, बल्कि उनके किए गए सामाजिक कार्यों की ख्याति, पॉपुलैरिटी जो थी, वो ब्रिटिश हुकूमत तक भी पहुंची हुई थी। लेकिन कितने दुख की बात है कि हम ऐसी माता सावित्रीबाई फुले को सिर्फ तस्वीर में टांग कर रख देते हैं और उनके विचार हम तक नहीं पहुंचे अभी तक। मैं पहली बार माता सावित्रीबाई फुले को आप लोगों के साथ साथ पढ़ रही हूं अम्बेडकर नामा के मंच से। मैंने फुले को पढ़ा, मैंने पेरियार पढ़ा, मैंने अम्बेडकर जी को पढ़ा, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले को मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा। मैं हैरान हूं कि कैसे इनके इतने महान विचार हमसे अछूते रह गए, जिसकी गूंज ब्रिटिश शासन तक को सुनाई देती थी, उनके समाज सुधारों की, लेकिन उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं। तो आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इन वीडियोस को, माता सावित्रीबाई फुले की वीडियोस को अपने घर की महिलाओं को जरूर सुनाइएगा। हो सकता है उनके विचारों में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन ही आ जाए, जिससे समाज थोड़ा आगे बढ़ जाए। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में अगले भाषण को लेकर मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी, जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे देखना न भूलिएगा। अम्बेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।